विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, तो ये एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो है तो ये एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, तो आइस का जो मेल्टिंग है तो ये भी क्या है, तो ये भी फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये क्या है, तो एक केमिकल चेंज है। ओके, तो जब भी बर्निंग है तो बर्निंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एंड ऑक्सीडेशन क्या है, तो एक केमिकल चेंज है। रिएक्शन है हमारी, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स आउट टू 4NO प्लस 6H2O। तो हमें पूछा है कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अगर हम इसको देखें तो एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन की जहाँ यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है। ओके, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। प्लस इसमें दूसरा क्या देखने जैसा था, इसमें दूसरे देखने जैसा ये सिस्टम था कि अगर हम यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये -3 है, यहाँ हाइड्रोजन की +3 है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ 0 है, नाइट्रोजन की यहाँ +2 है, एंड ऑक्सीजन की -2 है, एंड हाइड्रोजन की यहाँ +2 है, एंड ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है, -3 से कहाँ जा रहा है, तो नाइट्रोजन -3 से जा रहा है +2 में, तो यानी कि इसका क्या हो गया है, तो ऑक्सीडेशन हो गया है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीजन जो था O2, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहाँ जा रही है, तो ये 0 से जा रही है -2 की तरफ। यानी कि इसमें क्या हो गया कि ये नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन है उसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन है हमारे, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ, ये तो 100% डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, देखिए एग्जैक्टली ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो कंबाइन तो अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी श्योर है। तो यानी कि ये दो ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, 3Fe प्लस 4H2O। यानी कि आयन ने पानी के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। तो इसमें क्या पूछा है कि आयन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या, यस। Fe के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, यानी रिएक्ट कर रहे हैं, इनका एक कंपाउंड बन रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज तो हो गया आयन। अगर हम वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो वाटर देखना पड़ेगा। देखिए वाटर में क्या है कि वाटर रिड्यूस होने के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना चाहिए। तो वाटर के बारे में अभी फ़िलहाल तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एग्जैक्टली ये दे रहा है, पानी क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है आयन को। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्या, तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा हम देखेंगे। एंड वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये हम कह सकते हैं वाटर एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड किया, तो वाटर ने किया है। तो ये तो ऑप्शन 100% ट्रू है कि वाटर इज एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। तो आयन मेटल के बारे में, तो देखिए अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं हो सकता है। और फिर अगर हम आयन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो वाटर तो फर्स्ट एंड फोर्थ है, ये तो करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। वाटर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। ओके, देखिए Fe जो है, Fe जो था, Fe पहले कौन से स्टेट में था, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट था यहाँ 0। तो 0 से ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया है, तो ये -2 होता है। तो -2 यानी कि टोटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो ये -8 हो गई। टोटल इसका जो ऊपर चार्ज -8 हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर इसको -8 को अगर बैलेंस करने तो क्या हो गया, -8 डिवाइडेड बाई 3 के आसपास आ जाएगा। यानी कि ये 2 कितना आ जाएगा, ये -8 डिवाइडेड बाई 3 2 6 2.6 के आसपास ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी कितनी है, +2.6 के आसपास आनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी कि 0 से कहाँ गया है, तो 2.6 तक गया है। पानी के केस में क्या हो रहा है, तो पानी के केस में ये था -2 पे, यह है +1 पे, और यहाँ के कहाँ जा रहा है, ये गया है हाइड्रोजन 0 पे। तो हाइड्रोजन 0 हो गया।
तो पानी के केस में कह सकते हैं कि जो पानी है, हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन कहाँ से जीरो से कहाँ गया, सॉरी +1 से, हाइड्रोजन जो था +1 से कहाँ गया, तो 0 गया, तो पानी का रिडक्शन हो गया, हम ऐसे कह सकते हैं। एंड जो आयन था, तो आयन का क्या ऑक्सीडेशन था, 0 था, और 0 से कहाँ गया है, तो +2.6 में गया है, तो आयन का ऑक्सीडेशन हो गया है इसमें। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ, तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि भाई हमने देखा कि जो हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, हमें रिएक्शन में हीट मिल जाएगा। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, तो हमने यहाँ रिएक्शन लिखा है, तो क्विक लाइम, और जब वाटर का हम रिएक्शन करेंगे तो क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसको हम स्लेक लाइम हमें मिलता है आउटपुट में, और हमें प्लस हीट भी मिलता है, यानी कि जो भी हमारा बर्तन है, जिसमें जो कंटेनर है जिसमें हम ये रिएक्शन कर रहे हैं वो गर्म हो जाता है, यानी ये कौन सी रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक है। तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है। तो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या, तो यस, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी हम पानी में अगर एसिड डालते हैं, तो धीरे धीरे कंटेनर गर्म हो जाता है, तो ये भी क्या है, तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये एंडोथर्मिक, ये क्या है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है, ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये हमारा जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जो है हमारा पानी का, तो पानी का हमारा कौन सा रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही था, ये सही था। एवापोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, तो सब्लिमेशन ऑफ कैंपर भी क्या है, तो ये भी क्या है, तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यानी कि ये भी नहीं है, तो यानी कि 1 एंड 2 ही ट्रू है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, तो ये एक एक्सोथर्मिक है। एंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 3 बीकर्स लेबल्ड एज ABC, तो 3 बीकर है हमारे पास, उनके पास 25 ml का क्या है, तो वाटर है। वेयर टेकन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, यानी कि ए में क्या किया है हमने, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH डाला है। एंड एनहाइड्रस CuSO4 and NaCl वेयर एडेड टू द बीकर A, B एंड, अगर हम आगे जाते हैं, एंड C रिस्पेक्टिवली, यानी कि अलग अलग सोल्यूशन है उसमें डाले हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेंट इन द बीकर। अगर हमें ऐसा कुछ पूछा है, तो A एंड B वेयर एज इन केस ऑफ बीकर C द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फेल। तो देखिए एग्जैक्टली क्या होता है ना, कि अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल A एंड B का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर इफ, इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। इन अ बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, ये ट्रू है स्टेटमेंट। यानी कि जब भी आपका कंटेनर का क्या बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन अ बीकर A एंड B एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि टेम्परेचर कंटेनर का बड़ा है, इसके लिए कंटेनर हमें गर्म लग रहा है हमारे हाथ को। इन अ बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, नहीं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। अगर कोई टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया एंडोथर्मिक। अगर टेम्परेचर मान लीजिए कंटेनर का जो है बढ़ रहा है कंटेनर का, तो ये क्या हो गया, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। इन अ बीकर C द एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो हमें पूछा गया कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, एज इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि KMnO4 आपको याद रखना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नीचे लिखा है FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, ये ट्रू रॉन्ग स्टेटमेंट है।
एंड ऑक्सीडाइजेस KMnO4। KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि वो खुद हमेशा रिड्यूस होना चाहता है। द कलर डिसअपियर ड्यू टू द डाइल्यूशन, नहीं, इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। तो ये एग्जैक्टली कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, और FeSO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाता है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो एग्जैक्टली क्या बोला, एसिडिफाइड KMnO4 है, तो यहाँ H2SO4 होना चाहिए था। तो ये क्या है, तो ये H2 हमें क्या बोला है, ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये H2SO4 हमने ऐड किया। देखिए FeSO4 है, FeSO4 में हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला है। फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट में हमने एसिडिफाइड क्या डाला है, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट डाला एसिडिक सॉल्यूशन में। तो हमें क्या मिला, पोटेशियम सल्फेट मिला, प्लस हमें मैंगनीज सल्फेट मिला, एंड प्लस हमें फेरस सल्फेट है तो उसका अलग से कंपाउंड मिला। तो अगर हम यहाँ देखें इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, यहाँ पर्टिकुलर केस में क्या है, तो ये जो सल्फेट होता है, तो सल्फेट जो रेडिकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयन की वो +2, यानी कि जो आयन है, तो आयन पहले किसके स्टेट में था, तो था प्लस स्टेट में, और वहाँ से कहाँ जा रहा है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो SO4 है, तो SO4 जो है तो उसकी कितनी होती है स्टेट, तो ये होती है हमेशा -2। तो -2 होने के कारण यहाँ एग्जैक्टली उसके 3 मॉलिक्यूल है, तो यानी कि इसके टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गए सल्फेट रेडिकल की, तो ये आ गया -6। तो उसको एडजस्ट करने के लिए Fe के कितने एटम है, मान लीजिए 2 एटम है, तो यानी कि इसकी कितनी होनी चाहिए, ये 6 को बैलेंस करने के लिए, ये कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +3, यानी कि एक कहाँ गया, +3 पे गया, यानी +2 से कहाँ गया, तो +3 गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये ऐसा सारा रिएक्शन हो गया इसमें। तो जो हमारा पहला ऑप्शन था KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4, ये ट्रू स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है देख लीजिए पहले, ये कोई तो कंपाउंड है AB और वो रिएक्ट कर रहा है CD के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है ना, B जो है तो B रिप्लेस किया जा रहा है D के द्वारा, एंड जो यहाँ जो D है वो डिस्प्लेस किया जा रहा है B के द्वारा। तो यानी कि यहाँ एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें बदल सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर 1, 2 एंड 3, 4 ऐसे कुछ कंपाउंड है आपके, तो एक आपका कंपाउंड है और एक कंपाउंड है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये आइदर 1, 3 बन जाएगा और ये 2, 4 बन सकता है, या अदरवाइज ये भी 1, 4 बन सकता है या 2, 3 बन सकता है। तो ये अलग अलग कंपाउंड अगर बनते हैं, यानी कि दूसरे वाले कंपाउंड के एक पर्टिकुलर हिस्से ने दूसरे कंपाउंड के एक पर्टिकुलर हिस्से को डिस्प्लेस किया, चेंज किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अगर हम इधर रिएक्शन में देखेंगे तो देखिए यहाँ डिस्प्लेस होने के लिए PB के पास कुछ नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ जो सल्फेट है, यहाँ से सल्फेट और क्लोराइड है, तो सल्फेट कहाँ शिफ्ट हो गया, BA के साथ चला गया। ये जो सल्फेट है तो ये BA के साथ चला गया, और जो Cl था, Cl कहाँ से आया, Na2 से आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ भी इधर डिस्प्लेस करने के लिए कुछ नहीं, तो इसको तो हम नहीं कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ डबल डिस्प्लेस करने के लिए यहाँ जो है ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है डिस्प्लेस करने के लिए, तो यानी कि ये रिएक्शन नहीं है, तो ये भी रिएक्शन नहीं है, ये भी रिएक्शन नहीं है। तो ये हमारा सिर्फ ओनली 2 जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का है। नीचे के भी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट यहाँ कह सकते हैं, बट इसके ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का ही रिएक्शन है सिर्फ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो क्या हो जाता है, इट ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। तो ये ग्रे ड्यू टू क्यों होगा, अगर मान लीजिए अगर हम सिल्वर क्लोराइड को अगर हम इसमें रख दें सनलाइट में, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। तो बेसिकली क्या होता है ना कि इस पर्टिकुलर केस में देखिए यहाँ हमने रिएक्शन लिखा है, तो जब भी हम सनलाइट में अगर सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रखें या हीट दे दें उसको, तो क्या हो जाता है, वो डीकम्पोज हो जाता है। तो पहले क्या था, वो ग्रे ब्लैक था, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी जो उसमें से जो क्लोरीन गैस है वो क्या हो जाएगी, तो उसमें से निकल जाएगी, और हमें नीचे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे जो कंटेनर है, कंटेनर में क्या मिलेगा, तो हमें मेटेलिक सिल्वर या सिल्वर मिलेगा।
तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम सनलाइट में अगर किसी चीज़ को रखते हैं, खास करके सिल्वर क्लोराइड को, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो ये स्टेटमेंट क्या है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो सब्लिमेशन नहीं होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड। हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। हमने देखा कि क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, इसमें रिड्यूस हो जाता है। इधर लिखा है फोर्थ स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो हमें क्या मिलता है, सनलाइट में रखने के बाद हमें सिल्वर मिल जाता है, मेटेलिक सिल्वर, ये हमारा रिएक्शन है। तो इसकी देखें तो ये क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। तो यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये जो हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है, यही हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। और ये डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर, तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट था। तो दो ट्रू है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे ट्रू स्टेटमेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पनीड बाय द लिबरेशन ऑफ द हीट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्लेकिंग ऑफ अ लाइम। Calcium hydroxide dissolves in water to form a solution called lime water. Which among the following is true about the slaking of the lime and the solution form? तो हम ये हमें पूछा है, राइट। तो इस केस में क्या है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि जैसे देखिए ये रिएक्शन क्या दिया है हमें, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्विक लाइम कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। ये क्विक लाइम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको हम स्लेक लाइम ऐसे कहते हैं। और हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है और हमें हीट मिलती है, यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जो भी मेटल जो होते हैं, जो मेटल यानी कैल्शियम एक मेटल है, तो मेटल जो भी ऑक्साइड बनेगा वो क्या रहेगा, जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर बेसिक नेचर का है तो उसका pH हमेशा क्या होगा, मोर देन 7 रहेगा। तो अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं, एंडोथर्मिक नहीं था, हमने देखा वो क्या है, एक्सोथर्मिक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये ट्रू है। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी लेस देन 7, नहीं, एसिडिक नहीं है, बेसिक होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली ये इसका ऑप्शन है। Barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represent the type of reaction involved? अगर हम इसको रिएक्शन को देखेंगे तो बेरियम क्लोराइड यहाँ लिखा है हमने, और ये अमोनियम सल्फेट है, और ये रिएक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं, बेरियम सल्फेट दे रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड दे रहे हैं। तो अगर इस केस में देखें, ये जो क्लोरीन है, इस केस में ये जो क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन डिस्प्लेस होके जो बेरियम के साथ था वो अभी किसके साथ है, तो NH4 के साथ चला गया। और जो ये सल्फेट है, सल्फेट जो पहले NH4 अमोनियम के साथ था वो कभी किसके साथ गया, तो अभी वो बेरियम के साथ चला गया। तो यानी कि ये रिएक्शन क्या है, कौन से टाइप की हो गई, AB + CD गिव्स आउट टू AD + BC, यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या आ गया, दोनों जो कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल थे वो क्या हो गए, तो डिस्प्लेस हो गए। अगर हम इसको आगे जाके देखें तो ये हमें पूछा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये ट्रू है, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि बेरियम जो सल्फेट है उसका हमें प्रेसिपिटेशन मिल सकता है इसमें, तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ, तो ये एग्जैक्टली अगर सिंगल, इन्होंने पहले सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमें क्या बोला है, तो 2 तो करेक्ट है एंड 4 भी करेक्ट है। तो अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट को अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट माने तो इसको हमें कट करना पड़ेगा। तो यानी कि 2, यानी कि हमें प्रेसिपिटेशन भी मिल जाएगा इसमें, और क्या हो जाएगा, इसमें हमें डबल डिस्प्लेसमेंट है ये भी देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उन्होंने हमें कहा कि जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वाटर से तो क्या हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। द मोल रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। तो देखिए अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर है, अगर 1 मोल ऑफ अगर वाटर है, अगर उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 1 मोल क्या मिलता है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस मिलती है, एंड ½ मोल क्या मिलती है, तो हमें ऑक्सीजन
गैस मिलती है। तो अगर तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन को, तो ये इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेगी अगर हम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं। तो यानी कि ये रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें यही पूछा था कि एग्जैक्टली ये रेशियो क्या आ रहा है। तो ये रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका, और ये इसकी रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोला है, तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये कौन सी है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस करें तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राइस क्या है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये आपको याद भी रखना है ये सब कंडीशंस। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर होगा तो गैस से कहाँ जा रही है, तो गैस से लिक्विड फेज में जा रही है। तो गैस से लिक्विड फेज में क्या होता है, गैस का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है और लिक्विड का एनर्जी कम होता है। तो यानी कि उसने क्या किया रहेगा, हीट एनर्जी रिलीज़ किया रहेगा। तो हीट एनर्जी रिलीज़ करने को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो यानी कि लिक्विड से कहाँ जा रहा है, तो लिक्विड से गैस, तो गैस के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें वापस, तो यही पूछा है हमें कि जो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको याद रखना है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है, वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और वैसे ही अगर हम देखें कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, वो भी क्या है, तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये आपको ऐसे ऑप्शन टिक करना है अकॉर्डिंगली। In a double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, then which of the following can be used in its place? तो पहले हम रिएक्शन देखते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड का जब भी हम लीड नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लीड आयोडाइड मिलेगा एंड प्लस 2 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मिलेंगे। तो अगर हमें एग्जैक्टली रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, तो हमें रिएक्शन लीड का आयोडीन के साथ अगर रिएक्शन करना है या आयोडीन का लीड के साथ रिएक्शन करना है, तो हमें क्या चाहिए, तो Pb2+ जो है, तो Pb+ हमें इजीली अवेलेबल करके देने चाहिए। तो अगर यानी कि अगर Pb अगर हमारे पास अवेलेबल है तो दैट कैन बी डन इजीली। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये क्या है कि लीड जो सल्फेट है, तो लीड सल्फेट इनसोल्यूबल है, यानी कि पानी के साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा लीड एसीटेट, तो ये लीड एसीटेट का फॉर्मूला है। तो लीड एसीटेट जैसे पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, लीड के जो 2+ के आयन बन जाएंगे, और ये जो एसीटेट आयन है, तो एसीटेट CH3CO- जो है, तो उसके भी हमें आयन मिल जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो लीड के जो आयन है हमें ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे फॉर द रिएक्शन। नेक्स्ट हमें क्या ऑप्शन दिया है, तो हमें दिया है अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट में लीड ही नहीं है, तो इसका सवाल ही नहीं आएगा। और फोर्थ ऑप्शन दिया है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम में भी लीड अवेलेबल नहीं है, तो लीड ही नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा लीड एसीटेट। तो लीड एसीटेट जो है, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है तो लीड आयोडाइड का, वो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हमें इस पूरे केस में क्या चाहिए था, लीड के आयन चाहिए थे रिएक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। तो अगर हमें ऑयल की बात करें तो ऑयल में क्या होता है ना, कि अगर ऑयल अगर हवा में है या हवा के संपर्क में आता है, एयर के संपर्क में आता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो अगर उसमें मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ रख देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है लेकिन ऑक्सीजन के साथ तो क्या है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, तो हीलियम चल जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में भी उसका जो ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। हीलियम या नाइट्रोजन, तो ये ऑप्शन चल जाएगा, क्योंकि क्या है, हीलियम एक इनर्ट गैस है और नाइट्रोजन भी क्या होता है, हीलियम एक इनर्ट गैस है, इसलिए चल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, तो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन गैस में। तो इस केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन का ये बॉन्ड तोड़ना बहुत टफ है,
एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम जनरली क्या कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है वो इनर्ट गैस है, तो इसकी वजह से हम क्या है तो उसको एक इनर्ट गैस की तरह ट्रीट करेंगे। तो जो भी हमें ऑप्शन दिया था हीलियम और नाइट्रोजन, तो ये ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है कि जिसके साथ अगर ऑयल को अगर हमें बहुत लंबे समय तक के लिए अगर फ्रेश रखना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हीलियम या नाइट्रोजन गैस। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए हमने क्या लिया, 2KClO3 लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया है, क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट लिया, उसमें हमने हीट ऐड कर दिया और कैटलिस्ट भी ऐड कर दिया, तो हमें आउटपुट में मिला KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड मिला और हमें ऑक्सीजन गैस भी मिल गई 3 मोल। तो हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। तो देखिए एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है तो उससे हमें 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं, तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ट्रू है। इट इज़ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ट्रू है। एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमने हीट सप्लाई की है, तो हमने हीट सप्लाई की है, तो ये एग्जैक्टली ये ट्रू स्टेटमेंट आ गया। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं कॉम्बिनेशन नहीं है, एक ही जो कंपोनेंट है उसे 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट, नहीं इसमें रिलीज हीट नहीं हो रही है, रादर हम हीट दे रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट इज़ अ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक जनरेशन। हाँ कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल हो सकता है अगर हमने उसको सनलाइट में रख दिया या गर्म करने की कोशिश किया, तो ये पॉसिबिलिटी है, बट ये एक्सोथर्मिक तो नहीं है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। तो स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है क्या, नहीं, तो ये फिजिकल चेंज का रिएक्शन है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, तो एयर को अगर हम अगर बहुत हाई प्रेशर में ये करें, कंप्रेस करें, तो ये लिक्विफाई हो सकता है, तो ये भी क्या है, तो ये भी फिजिकल प्रोसेस है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन, तो ये क्या है, सब्लिमेशन रिएक्शन। तो सब्लिमेशन रिएक्शन क्या है, तो एक फिजिकल रिएक्शन है। और हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो अगर इसको हम हीटिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये केमिकल रिएक्शन बन जाएगा। तो यानी कि जो भी ये जो केमिकल रिएक्शन जो हमने अभी देखा, तो कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं, तो बर्निंग के बाद क्या मिलेगा हमें, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन जो स्टेट है कॉपर की वो +2 है, तो यहाँ 0 थी। तो एग्जैक्टली जो कॉपर था पहले उसका कलर था रेडिश ब्राउन, उसके बाद जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर हमें मिला है ब्लैक। तो यानी कि ये जो रिएक्शन है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डू द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें, तो हाइड्रोजन गैस किस में मिलता है हमें, तो गैस के फॉर्म में मिलता है, तो ये रॉन्ग लिखा है। ऑक्सीजन यहाँ लिक्विड लिखा है, ये भी रॉन्ग है। तो हाइड्रोजन गैस जो हमें मिलती है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करने के बाद तो ये हमें लिक्विड मिलता है, तो ये रॉन्ग है। हाइड्रोजन गैस यहाँ गैस में लिखा है, ये ट्रू है। ऑक्सीजन यहाँ लिक्विड लिखा है, ऑक्सीजन गैस, तो ये रॉन्ग है। तो उसके बाद हाइड्रोजन जो गैस है, हमें वाटर जो है, तो वाटर का हमें गैस मिलता है, नहीं ये रॉन्ग, हमें लिक्विड में मिलता है। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन ये गैस है, ये ट्रू है। ऑक्सीजन ये गैस है, ये भी ट्रू है। और उसके बाद मिलना वाला पानी जो है वो हमें लिक्विड फेज में मिलता है, ये भी ट्रू है। नीचे हमें दिया है कि हाइड्रोजन जो गैस है ये ट्रू है, ऑक्सीजन गैस है, ये भी ट्रू है। और हमें जो मिलने वाला आउटपुट है पानी जो है H2O वो गैस है, तो ये रॉन्ग है। तो ये जो हमारा सी जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है।